मातृभूमि के सेवा व्रतधारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह की शिक्षा। चंपारण में ही राजेंद्र बाबू गांधी जी के निकट संपर्क में आए थे और दोनों ने एक दूसरे को भली प्रकार समझ लिया था। गांधी जी के साथ रहकर उन्होंने स्वावलंबन और सादगी का एक नया पाठ ही सीख लिया था। उन्होंने गांधी जी के व्यवहार और स्वावलंबन सादगी को देखकर ये समझ लिया था कि अगर भारत के गांवों में सुधार का सच्चा कार्य करना है तो कार्यकर्ताओं को वहां देहाती बनकर ही रहना होगा। जब तक वह अपने पुराने कुसंस्कारों को हटाकर हानि लाभ आदर अनादर आराम तकलीफ को एक समान समझने ना लगेगा, तब तक वह ना तो सच्चा सत्याग्रही कहा जा सकता है और ना ही अत्याचार पीड़ितों का विश्वास प्राप्त कर सकता है। उसे अपनी निजी और सार्वजनिक जीवन में एक सी सच्चाई का व्यवहार करना होगा और झूठे बड़प्पन अथवा आराम तलबी के जो दोष भीतर घुस गए हैं उन सबको निकालकर बाहर फेंकना होगा। इसके बिना वह जनता का सच्चा सेवक नहीं बन सकेगा। राजेंद्र बाबू के अधिकांशतः सहकारी वकील ही थे और वे सत्याग्रह की कार्यवाहियों में भाग लेते हुए भी अपने ही ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे लोग भिन्न भिन्न जातियों के थे, इसलिए सब अपनी रसोई अलग अलग बनाते थे। प्रत्येक के साथ एक ब्राह्मण रसोइया और एक नौकर साथ चलता था और उनका भोजन बनाने का क्रम रात के 12 बजे तक चलता रहता था। यद्यपि वे सब लोग अपना खर्च अपने आप ही करते थे, तो भी अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन का अनुभव प्राप्त करके भारतवर्ष में उसी समय आए गांधी जी को यह कैसे पसंद आ सकता था। इसलिए वे प्रायः इन लोगों की आलोचना करते रहते थे। अंत में निश्चित किया गया कि नौकरों को नहीं रखा जाएगा, सबकी रसोई एक साथ बनेगी और सब भोजनालय के नियमों का ठीक तरह से पालन करेंगे। इनमें सब लोग निरामिष भी नहीं थे, पर दूसरों की सुविधा का ख्याल रखकर सबके लिए एक प्रकार की निरामिष रसोई बनाने का निर्णय कर लिया गया। इस व्यवस्था के हो जाने पर खर्च बहुत घट गया। जो कि समय और शक्ति चौका चूल्हे में चली जाती थी, वह आंदोलन को तीव्र बनाने में खर्च होने लगी। एक अन्य घटना मोतिहारी जिले में हुई, जबकि सब कार्यकर्ताओं को एक मकान छोड़कर दूसरे में जाना था। दिन भर आंदोलन संबंधी कामों में फंसे रहने के कारण लोगों को रात के 9 बजे इस काम के लिए छुट्टी मिली। उस समय किसी मजदूर का मिलना संभव ना देखकर महात्मा जी ने स्वयं ही सामान ढोना आरंभ कर दिया। यह देखकर राजेंद्र बाबू तथा अन्य सब भी अपना अपना सामान ढोने लग गए। नए मकान में पहुंचकर स्वयं ही उसको झाड़ू लगाकर साफ किया। इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा से लोगों का झूठा अभिमान बहुत कुछ तक दूर हो गया और वे समझ गए कि अपना काम अपने हाथों से कर लेना छोटेपन का नहीं वरना श्रेष्ठता का चिन्ह है। इस तरह गांधी जी के साथ रहकर राजेंद्र बाबू ने त्यागमय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा प्राप्त की थी और वे सच्चे अर्थों में सत्याग्रही बन गए थे। देश के लिए त्याग और कष्ट सहन करना। राजेंद्र बाबू का जब एक बार गांधी जी से परिचय हो गया तो आजीवन स्थिर रहा और दिन भर प्रतिदिन सुदृढ़ होता गया। बात यह थी कि राजेंद्र बाबू के भीतर सत्यनिष्ठा की प्रबल भावना थी और उसी का प्रत्यक्ष दर्शन उनको महात्मा जी में हुआ। उसके पहले राजनीतिक आंदोलन आराम कुर्सियों पर पड़े रहने वाले बड़े लोगों के हाथों में था, जो यह भी नहीं जानते थे कि राजनीतिक कार्य के लिए कष्ट सहना पड़ता है, कारागार के भी दर्शन करने पड़ते हैं। दूसरा दल क्रांतिकारी और गर्म लोगों का था, जो कि तलवार बंदूक से सरकार को जड़ से उखाड़ने में विश्वास रखते थे। राजेंद्र बाबू की प्रकृति इन दोनों बातों के ही अनुकूल नहीं थी। इसलिए सन 1909 से ही कांग्रेस से संबंध रहते हुए भी वे राजनीतिक क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर सके थे। पर गांधी जी की राजनीतिक भिन्नता थी कि वे देशवासियों के कष्टों और उन पर होने वाले अन्यायों का विरोध करने के उद्देश्य से सरकार का विरोध करते थे और साथ ही उस संबंध में कुछ रचनात्मक कार्य भी करते जाते थे। यह मार्ग उक्त दोनों मार्गों की अपेक्षा अस्थायी और देश को आगे बढ़ाने वाला था। इसलिए राजेंद्र बाबू और उनकी प्रकृति के लोगों को, जो देश सेवा के लिए कुछ ठोस काम करना चाहते थे और केवल लक्ष्यधार भाषणों से संतुष्ट नहीं हो सकते थे, यही मार्ग अधिक पसंद आया। इसलिए इसमें गांधी जी ने धार्मिक भावना भी जोड़ दिया। वे राम का नाम लेकर ही प्रत्येक संघर्ष में आगे बढ़ने लगे, जिससे कि भारतीय जनता उनके प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुई। राजेंद्र बाबू भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते थे, इसलिए गांधी जी की नीति उनको अधिक अनुकूल जान पड़ी और वे किसी भी हानि या कष्ट का ख्याल ना करके पूर्ण रूप से उसमें संलग्न हो गए। रॉलेट एक्ट आंदोलन शुरू होने पर राजेंद्र बाबू ने समस्त बिहार में एक प्रचंड आंदोलन खड़ा कर दिया
और 1 वर्ष बाद नागपुर में असहयोग का प्रस्ताव पास होते ही उन्होंने अपनी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई वकालत को छोड़कर राजनीति को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। बिहार के पुराने सुप्रसिद्ध नेता श्री ब्रज किशोर प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह आदि कई अन्य लोगों ने भी वकालत छोड़ दी थी और सब ने राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में बिहार में जागृति उत्पन्न करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया था। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत स्कूल छोड़ो आंदोलन में हजारों विद्यार्थियों ने भी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार कर दिया था। इसलिए पटना में बिहार विद्यापीठ के नाम से एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को राष्ट्र की भावना और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा दी जाने लगी। इसके साथ ही कांग्रेस के 1 करोड़ सदस्य बनाने, तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपया जमा करने तथा 20 लाख चरखे चलाने का कार्यक्रम भी आरंभ कर दिया गया था। राजेंद्र बाबू ने इनकी पूर्ति में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने प्रांत में इतनी अधिक जागृति उत्पन्न कर दी थी कि इन सब कार्यों में बिहार का जितना भाग था वह समय के भीतर ही पूरा हो गया। सफलता की दृष्टि से भारत में बिहार का नंबर दूसरा रहा। इसके बाद तो जितनी बार आंदोलन छिड़ा, राजेंद्र बाबू ने सब में आगे बढ़कर भाग लिया। साथ ही उन्होंने गांधी जी के प्रति अपनी निष्ठा में तनिक भी अंतर नहीं आने दिया। देशबंधु दास तथा मोतीलाल जी ने सन 1923 में ही कांग्रेस से मतभेद हो जाने पर पृथक स्वराज्य पार्टी बना ली थी। अन्य लोग भी गांधी जी के किसी कार्य से सहमत ना होकर अपना एक अलग ही राग अलापने लगते थे, पर राजेंद्र बाबू ने गांधी जी के आदेशों को सदैव पूर्णतः पालन किया था। उनका बिहार में अधिक प्रभाव था कि अन्य प्रांतों के मुकाबले में उस प्रांत में स्वराज्य पार्टी को बहुत ही कम सफलता मिली। फिर जब गांधी जी ने जेल से छूटकर कांग्रेस में इस प्रकार के मतभेद को हानिकारक समझकर स्वराज्य पार्टी वालों को काउंसिल प्रवेश की अनुमति दे दी और स्वयं संगठन तथा रचनात्मक कार्य में लगे, तो राजेंद्र बाबू ने उनके साथ ही रहे। राजेंद्र बाबू का हार्दिक विश्वास था कि रचनात्मक कार्य से ही राष्ट्र की इमारत सुदृढ़ होती है, काउंसिल प्रवेश से उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए अपने बिना और किसी तरफ ध्यान दिए बिहार में कांग्रेस कमेटियां स्थापित करने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करने, खद्दर तैयार करने में ही अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। उन्हीं के परिश्रम से बिहार में दूसरे सब प्रांतों की अपेक्षा अधिक सस्ती खादी बनने लगी थी। खद्दर के प्रचार बढ़ाने के लिए अपने दक्षिण भारत में भी भ्रमण किया था। उनके इन कार्यों की प्रशंसा गांधी जी प्रायः किया करते थे। एक खादी ही नहीं, बिहार में जितनी भी राजनैतिक और सामाजिक प्रवृत्तियां चल रही थीं, उन सब में राजेंद्र बाबू का हाथ रहता था और लोग स्वयं आग्रह करके उनको प्रत्येक संस्था में सम्मिलित कर लेते थे। यद्यपि वे स्वराज्य पार्टी से पृथक थे और काउंसिलों में भी कभी नहीं गए, पर जब स्वराज्य पार्टी को कांग्रेस की अनुमति प्राप्त हो गई तो काउंसिलों की पक्षपाती भी सलाह और सहायता लेने सदा इनके पास आया करते थे। इससे उनके प्रभाव का पता सहज ही लगाया जा सकता है।